अब समझते हैं स्पेस डेब्रिस रिमूवल का इनिशिएटिव इंटरनेशनल क्या है और इंडियन क्या है। तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव लिया गया है कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है, कॉपोस, ठीक है, एक कॉपोस लिया गया है। एक कॉपोस जो है इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, एक कमेटी है ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, ताकि आउटर स्पेस का पीसफुल यूज किया जाए। देन क्लीन स्पेस का इनिशिएटिव है ईएसए के द्वारा 2012 में ये आया है। देन लायबिलिटी कन्वेंशन है 1972 का। देन आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 का, ठीक है, याद रखना है क्या क्या है। तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है यहाँ पे कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस कॉपोस 1958, क्लीन स्पेस इनिशिएटिव ईएसए के द्वारा 2012 में। देन लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 का, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का। सो इंडियन इनिशिएटिव क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना 2022 का है IS4OM। तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। देन प्रोजेक्ट नेत्रा है और नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। देन इसरो का SSA है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, ठीक है, 2020 का। तो ये सब कुछ याद रखना है कि इसरो का क्या है, सिस्टम फॉर सेफ सस्टेनेबल ऑपरेशन है। देन प्रोजेक्ट नेत्रा है, देन इसरो का SSA है, ठीक है। देन अब समझते हैं ऑर्बिट के बारे में कि ऑर्बिट क्या है। तो ऑर्बिट क्या है? ये एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है, दैट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार, प्लैनेट, मून या एस्टेरॉयड या स्पेस क्राफ्ट क्या करता है, टेक्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर जैसे कि सपोज सन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, सन का ग्रेविटी जो भी इसके आसपास प्लैनेट है उससे ज़्यादा है, तो फिर क्या करता है, जो जितने भी और भी सारे प्लैनेट या चीज़ें या इवन एस्टेरॉयड, तो ये सन के चारों ओर जो है ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो अब जो जैसे कि अगर अर्थ है, तो अर्थ जो है सन के चारों ओर इस सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो ये सन का अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑर्बिट कितने तरह का हो सकता है एल्टीट्यूड के बेस पे। तो सबसे पहले हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, सबसे ऊंचा होगा। देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट, देन लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट का अगर एल्टीट्यूड देखें कितना होगा, तो 160 से 2000 किलोमीटर तक होगा। मीडियम होगा 2000 से 3500 780 किलोमीटर तक, और जो 3500 786 किलोमीटर से अबव जो भी है, अब ये हाई अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। तो ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 24 आवर का इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है हाई अर्थ ऑर्बिट का। जियो सिंक्रोनस जो है बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वगैरह हाई अर्थ ऑर्बिट में होता है। देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट कितना ऑर्बिटल पीरियड क्या है? 12 आवर, और इसका लो अर्थ ऑर्बिट का 90 मिनट। याद रखना है लो अर्थ ऑर्बिट का एक ऑर्बिट में कितना टाइम लगेगा, ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 19 मिनट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का 12 आवर और हाई अर्थ ऑर्बिट का 24 आवर। देन एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तो हाई अर्थ ऑर्बिट में कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जैसे कि जीसैट सीरीज़ है वेदर मॉनिटरिंग के लिए। देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हमें देखने के लिए मिलता है जीपीएस है, ग्लोनास, गैलीलियो वगैरह। देन लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट इमेजिंग वगैरह है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है? लो अर्थ ऑर्बिट में है। इन सारे चीज़ों को याद रखना है। तो जीपीएस कहाँ है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, जीपीएस, ग्लोनास या गैलीलियो जो भी है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट सीरीज हाई अर्थ ऑर्बिट में है, वेदर मॉनिटरिंग के लिए भी हाई अर्थ ऑर्बिट में है। और जो सैटेलाइट इमेजिंग है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये सब कुछ लो अर्थ ऑर्बिट में है। अब ऑर्बिट को देख लेते हैं टाइप्स कैसे तरीके का होता है फंक्शनैलिटी के बेस पे, इसके फंक्शन के बेस पे। तो एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, एक पोलर ऑर्बिट। अब समझते हैं इसको। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? तो ये कहाँ पे है? ये हाई अर्थ ऑर्बिट में, जो कि हमने देखा कि हाई अर्थ ऑर्बिट में है और एल्टीट्यूड कितना है? 35,786 किलोमीटर पे ये है। तो हाई अर्थ ऑर्बिट ये क्या है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एक हाई अर्थ ऑर्बिट है जहाँ पे कि सैटेलाइट क्या होता है, अपीयर लगता है कि ये स्टेशनरी है अबव ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन अर्थ,
ठीक है। तो यहाँ पे सैटेलाइट स्टेशनरी फील होता है, ठीक है, अबव अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अर्थ। और ऑर्बिटल पीरियड 24 आवर है, वेदर मॉनिटरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नेविगेशन के लिए। तो इनसेट और जीसेट सीरीज हमें देखने के लिए मिलता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, ये फंक्शन के बेसिस पे है, ठीक है। देन पोलर ऑर्बिट है, क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट ना लो अर्थ ऑर्बिट है, पासिंग ओवर अर्थ का पोल। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ का ये पोल है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ का दोनों पोल है, तो ये इसको जो है पास करता है, ठीक है। तो ये हो गया पोलर ऑर्बिट, ठीक है। और इसका एल्टीट्यूड क्या है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होता है और 200 से 1000 किलोमीटर तक होता है। और ऑर्बिटल पीरियड इसका है 15 to 16 ऑर्बिट पर डे। तो 15 to 16 ऑर्बिट ये कर लेता है पर डे में। और ये किस लिए है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, और कार्टोसेट सीरीज ऑफ इसरो के कहाँ है, पोलर ऑर्बिट में है, ठीक है। इनसेट और जी सेट जियो सिंक्रोनस में है और ये कार्टोसेट सीरीज जो है ये पोलर में है। तो ये पता चल गया आपको कि जियो सिंक्रोनस क्या है, हाई अर्थ ऑर्बिट है, जहाँ पे सैटेलाइट हमें अपीयर लगता है कि ये स्टेशनरी है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, अबव अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में देखा। अब देखते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है ना, ये भी एक पोलर ऑर्बिट है, जहाँ पे सैटेलाइट जो है पास करता है ओवर द सेम पॉइंट ऑन अर्थ एट द सेम लोकल टाइम। तो ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है ना, ये सेम ही टाइम में पास करता है, सेम ही पॉइंट में, ठीक है, पास करता है। और ये पोलर ऑर्बिट है, अर्थ के पोल के ऊपर जो है ये इस तरीके से ऑर्बिट करता है। और इसका किलोमीटर कितना है, 600 to 800 किलोमीटर है। लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, पोलर ऑर्बिट हम देख चुके हैं। और 14 लगभग ऑर्बिट करता है ये पर डे। तो क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ के लिए, वेदर प्रेडिक्शन या रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ठीक है। देन इसको याद रखना है कि ये क्या है, ये क्योंकि ये पोलर ऑर्बिट है तो इसका हाइट आप देख लीजिए 600 to 800 किलोमीटर में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। देन ट्रांसफर ऑर्बिट, तो ये एक इंटरमीडिएट ऑर्बिट होता है जहाँ पे जिसका यूज़ करके क्या किया जाता है, मूव सैटेलाइट बिटवीन अदर ऑर्बिट। तो सैटेलाइट को दूसरे ऑर्बिट में भेजा जाता है, इसीलिए ट्रांसफर ऑर्बिट है। ये इसका हाइट वेरी करता है, एल्टीट्यूड, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड भी इसका वेरी करेगा। और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, ट्रांजिशन किया जाता है डिफरेंट ऑर्बिट्स के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, पोलर ऑर्बिट क्या है, देन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी एक पोलर ऑर्बिट भी है, देन ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जियो सिंक्रोनस में इनसेट और जी सेट को बिल्कुल नहीं भूलना है। देन अब लैग्रांज पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट है क्या। तो ये एक पोजीशन है स्पेस में जहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज़ का, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ बैलेंस करता है। तो जैसे कि अगर दो लार्ज क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, तो इसके बीच ये एक ऐसा पोजीशन है, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ पे ये अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल और सेमी स्टेबल पोजीशन में रह सके, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट को हर जो है जो भी जिसका भी मास ज़्यादा है वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या है, एक ऐसा पोजीशन होता है जो कि स्टेबल और सेमी स्टेबल होता है। देन टाइप्स अगर हम देखें लैग्रेंज पॉइंट का, L1 से L5 होता है। तो L1 कहाँ है, बिटवीन टू बॉडीज़ L1 होता है। L2 बियॉन्ड स्मॉलर बॉडी, ठीक है, जैसे कि अगर सन है और अर्थ है तो L2 इधर होगा, बियॉन्ड स्मॉलर बॉडीज़। देन L3 क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर बॉडी, तो जो जैसे सन है इसके अपोजिट साइड में रहेगा, ठीक है। और L4 और L5 जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल बिटवीन द टू बॉडीज़। तो ये एक तरीके से L4 और L5 जो है ना ट्राइंगल की तरह जो है बनाएगा। देन स्टेबिलिटी अगर देखें तो L4 और L5 जो है यहाँ पे स्टेबल ये सबसे ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट्स रिमेन विथ मिनिमल करेक्शन, कि थोड़ा सा करेक्शन के साथ ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रह सकता है। देन मेटा और सेमी स्टेबल होता है L1, L2 और L3। इसके लिए जो है स्टेशन कीपिंग की ज़रूरत होती है। और L4 और L5 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सो कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नेम किसके ऊपर रखा गया, तो जोसेफ लुइस लैग्रांज के ऊपर। और ये जो लैग्रांज पॉइंट है ये एग्जिस्ट करेगा ओनली इन टू बॉडी सिस्टम में, ठीक है। और ये यूज़फुल है फ्यूल इफिशिएंट मिशन के लिए। तो जो L1 पॉइंट है ना, ठीक है, ये कहाँ है, बिटवीन सन एंड अर्थ। तो अगर सपोज ये सन है, ठीक है, देन और ये अर्थ है, तो इसके बीच जो है L1 पॉइंट है,
ठीक है। तो ये ऑब्जर्व यहाँ पे आदित्य L1 मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए है। देन जो L2 पॉइंट है ये बिहाइंड अर्थ है, अपोजिट सन, तो यहाँ पे जो है L2 पॉइंट है और यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है लार्जर यूनिवर्स को, और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है यहाँ पे L2 पॉइंट पे है। देन L3, L4 और L5 जो है ये कहाँ है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है विथ अर्थ एंड सन, तो L3 पॉइंट जो है इधर है, देन L4 पॉइंट इधर, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, इक्विलेटरल जो है ट्राइंगल बना रहा है बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। तो ये जो है ये पोटेंशियल फॉर फ्यूचर मिशंस एंड ऑब्जर्वेशन। अभी आपको ये याद रखना है कि L1 पे आदित्य L1 मिशन है एंड देन L2 पे क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। अब समझते हैं हेलो ऑर्बिट। अब ये हेलो ऑर्बिट क्या है, तो ये 3 डायमेंशनल पीरियडिक ऑर्बिट है लैग्रांज पॉइंट के अराउंड, ठीक है। ये 2 बॉडी सिस्टम में होता है, अर्थ और सन के बीच, अर्थ और मून के बीच, तो इसको हम कहेंगे हेलो ऑर्बिट। और एसोसिएटेड लैग्रांज पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है, L1, L2 और L3, ठीक है। तो क्या है L1, L2, ये L1 पॉइंट है, L2 पॉइंट है और L3 पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, ये एसोसिएटेड है लैग्रांज पॉइंट, और ये मेंटेन होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता है। इसके ये क्यों ज़रूरी है, रिक्वायर्स स्टेशन कीपिंग, ये परफेक्टली स्टेबल नहीं है। देन एग्जांपल अगर हम देखें तो आदित्य L1 जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सन और अर्थ के बीच में है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ये कहाँ है, L2 में है। देन सैटेलाइट के बारे में समझते हैं, ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है जो कि ऑर्बिट करता है लार्जर बॉडी को। ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है और सैटेलाइट का काम भी है कि ऑर्बिट करना। तो सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकता है जैसे कि मून है, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है जैसे ह्यूमन मेड, जिसको लॉन्च किया जाता है रॉकेट के थ्रू, ठीक है। अब इस चीज को हम ध्यान से समझते हैं कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये गिरता क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का तो ग्रेविटी है, फिर भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे नहीं गिरता है। तो समझते हैं इसको कि अर्थ का ग्रेविटी प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड वेलोसिटी है जो सैटेलाइट का है, तो ये तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, प्लस ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता रहता है, कंटिन्यूअस फ्री फॉल अराउंड द अर्थ, कि अर्थ की तरफ ये आता तो है लेकिन कभी भी अर्थ को हिट नहीं कर पाता है, ठीक है। सिंपल आइडिया क्या है कि ग्रेविटी जो है सैटेलाइट को डाउन खींच रहा है, लेकिन स्पीड इसको आगे की तरफ, ये ग्रेविटी इसको डाउन खींच रहा है लेकिन स्पीड इसको आगे की तरफ खींच रहा है। तो ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है और ये कंटिन्यूअसली जो है सर्कुलर मोशन करता रहता है, ठीक है, अराउंड द अर्थ, और बैलेंस होता रहता है, लेकिन जो है ये हिट नहीं करता है, ठीक है। तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है लेकिन स्पीड है तो ये इसको फॉरवर्ड पुश करता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सैटेलाइट जो है बैलेंस होता है और सर्कुलर मोशन करता रहता है अराउंड द अर्थ। अब देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट का फंक्शन क्या है। तो ये अर्थ को ऑब्जर्व करता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में, रिसोर्स मैपिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, ठीक है, जीपीएस या एडनास, ठीक है, नेविक में, इन सारे चीज़ों में यूजफुल है। देन एप्लीकेशन अगर और देखें तो रिमोट सेंसिंग यूज़ है, ठीक है। इसका क्या यूज़ होता है, तो रिमोट सेंसिंग का क्या यूज़ होता है, मेजरमेंट ऑफ क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन, ये पूछा जा चुका है कि इसको क्लोरोफिल कंटेंट को भी मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन का फ्रॉम राइस पैडीज, और मॉनिटर कर सकते हैं लैंड सरफेस टेम्परेचर को। देन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो सेम पॉइंट पे ही क्यों रहता है, क्योंकि जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करता है ना, उसी सेम स्पीड से, जैसे जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करता है उसी सेम स्पीड से जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करता है, इसीलिए वो सेम पॉइंट पे ही हमेशा रहता है, ठीक है, ये याद रखना है। देन अब कुछ टाइप्स ऑफ सैटेलाइट देख सकते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ओशियन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और डिजास्टर वार्निंग, जैसे कि कार्टोसेट, ओशियन सेट, रिसोर्स सेट, EOS-4, ठीक है, 04। देन नेविगेशन सैटेलाइट, जियो स्पेटियल सर्विस के लिए, नेविगेशन के लिए और पोजीशनिंग के लिए। तो नेविगेशन के लिए जैसे जीपीएस है, ग्लोनास है, गैलीलियो है, बीडू है, नेविक है, ठीक है, इंडिया का नेविक है। देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, इंटरनेट सर्विस के लिए। तो इसके लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, इनसेट है, स्टारलिंक है, वन वेव है, जीसेट है। तो इनसेट जीसेट के बारे में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमें
देखने के लिए मोस्टली मिलता है, जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट में होता है। देन अब देखते हैं इरनास के बारे में। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, जिसको कि हम नेविक भी कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इरनास का क्या मतलब होता है, या नेविक का मतलब होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो ये क्या है, ऑटोनोमस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको कि इसरो ने डेवलप किया है। इसका कवरेज एरिया अगर देखें तो इंडियन लैंड मास को ये कवर करता है अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स। तो जो है ऐसा नहीं है कि इंडिया के बॉर्डर के बियॉन्ड बिल्कुल कवर नहीं करता, 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडिया के बॉर्डर को कवर करता है। सर्विस अगर प्रोवाइड देखें कि ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि हर सिविलियन यूजर के लिए ओपन है। देन कुछ रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है जो कि इंक्रिप्टेड होता है, और वो ये सिर्फ अवेलेबल होता है ऑथोराइज्ड यूजर के लिए, या तो स्ट्रैटेजिक या डिफेंस कोई ऑथोराइज्ड यूजर के लिए रेस्ट्रिक्टिव सर्विस होता है। सो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन अगर हम देखें तो इसमें टोटल 7 सैटेलाइट होता है, जिसमें कि 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, जो कि फिक्स्ड है कहाँ पे, इंडियन ओशियन रीजन में, और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, जो कि क्या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कैसा होता है, इंक्लाइंड ऑर्बिट होता है विथ ग्राउंड ट्रैक इन फॉर्म ऑफ फिगर 8 की फिगर 8 की तरह ये होता है। तो ये क्या है, रीजनल सिस्टम है, अनलाइक जीपीएस जो कि ग्लोबल है, और ये ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली जो है ऑपरेट करता है, इन्हेंस करता है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करता है कि जो जो अर्थ का मोशन है तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी मूव करता है, इसीलिए ये फिक्स लगता है, ठीक है। और इसका इंक्लिनेशन क्या है, 0 होता है, क्योंकि ये कहाँ है, ओवर द इक्वेटर, तो ये इसी तरीके से चलता है, इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं होता है, ठीक है। देन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और जो जियो सिंक्रोनस है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। कैसा होता है जियो सिंक्रोनस, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस हमें ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसका जो है इंक्लिनेशन होता है, तो याद रखना है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, ये ऑर्बिट करता है अर्थ को वंस एवरी 24 आवर, और ये इंक्लाइंड होता है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये स्पेशल टाइप होता है, जो ऑर्बिट करता है डायरेक्टली अबव द इक्वेटर इन ए सर्कल, ठीक है, और 24 आवर होता है, 0 इंक्लिनेशन ऑर्बिट होता है ये, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये फिक्स्ड लगता है, ठीक है, मेकिंग देम आइडियल फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर, इसीलिए ये वेदर और कम्युनिकेशन के लिए आइडियल है, जैसे कि गोज है, इनसेट वगैरह है। देन डिफरेंस अगर देखें तो ऑर्बिट टाइप देखें तो जितना भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये जियो सिंक्रोनस है, मतलब क्या है कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के अंदर आता है, लेकिन हर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये फिक्स्ड रहता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है, अबव द इक्वेटर। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ये फिगर 8 पैटर्न को फॉलो कर सकता है, और ये शिफ्ट करता है नॉर्थ एंड साउथ ओवर 24 आवर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका शिफ्ट होता है नॉर्थ एंड साउथ में 24 आवर में, ठीक है, और ये फिक्स होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। देन ऑल्टीट्यूड देखें तो ये दोनों ही टिपिकली लोकेटेड होते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट में, अराउंड 35,786 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। एप्लीकेशन देखें तो जियो स्टेशनरी जो है आइडियल है किसके लिए, कंटिन्यूअस या वाइड एरिया मॉनिटरिंग के लिए, वेदर या फिक्स्ड डिश कम्युनिकेशन के लिए, और जियो सिंक्रोनस जो है हाई लैटिट्यूड कवरेज है, वेरेज जियो स्टेशनरी क्या है, जियो स्टेशनरी सिग्नल्स आर वीक, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस को यूज़ क्यों किया जाता है, हाई लैटिट्यूड कवरेज के लिए, क्योंकि हाई लैटिट्यूड आप देख रहे हैं ये किस तरीके से है, तो ये हाई लैटिट्यूड को डेफिनेटली कवर करेगा। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो इसका सिग्नल जो है क्या होता है, वीक होता है, और स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन होता है। ये एडवांटेज देखें तो जियो स्टेशनरी ये 24/7 ऑफर करता है, वाइड एरिया कवरेज जो है ऑफर करता है ये 1/3 ऑफ द अर्थ, और रिड्यूसिंग द नीड फॉर कॉन्स्टेंट और कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलता है, ये क्या है कि दोनों जो है सफ़र करता है हाई लेटेंसी से, अप्रॉक्स 240 टू 250 मिली सेकेंड का राउंड ट्रिप टाइम देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में क्या क्या है। तो जो सबसे फेमस और हर कोई जानता है दैट इज़ इसरो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोडल एजेंसी है स्पेस रिसर्च के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। इसको फाउंड किया गया था 1969 में और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। और इसरो का क्या काम है, ये डेवलप करता है स्पेस से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है। एंड लॉन्च्ड इंडियाज़ ओन लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च किया इंडिया का ओन व्हीकल जैसे कि PSLV, GSLV इंडिया का क्या है, ये सब कुछ लॉन्च व्हीकल है। देन इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। अब इन स्पेस क्या है, ये भी गवर्नमेंट बॉडी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 2020 में। और इन स्पेस क्यों है, ताकि प्रमोट किया जा सके प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को स्पेस एक्टिविटीज़ में। तो ये फैसिलिटेट करता है पार्टनरशिप किसके बीच में, इसरो और प्राइवेट कंपनीज के बीच में। ये रेगुलेट करता है, इंकरेज करता है इंडियन इंडस्ट्री और स्टार्टअप को सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, रॉकेट डेवलपमेंट और कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज में। बेसिकली क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है। देन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, तो ये इसरो का कमर्शियल आर्म है, ठीक है। और इसको होली कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरशिप है इसके ऊपर। और ये कोलैबोरेट करता है इन स्पेस के साथ ताकि जो है क्या कर सके, टू एनेबल इंडस्ट्री कंसोर्टियम टू अंडरटेक सम ऑफ इसरोज रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये ले सके, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है कमर्शियल सर्विसेज सच एज सैटेलाइट लॉन्च, ग्राउंड स्टेशन सर्विस एंड डेटा एनालिसिस। देन अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इसरो का कमर्शियल आर्म है, ये भी कमर्शियल आर्म है NSIL इसरो का, और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन भी इसरो का कमर्शियल आर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1992 में। तो जो सबसे न्यू हमें कुछ देखने के लिए मिलता है वो इन स्पेस है, याद रखना है इन स्पेस को कब, 2020 में। और इसरो काफ़ी पुराना 1969 याद रखना है। तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन क्या करता है, प्रमोट करता है और कमर्शियलाइज करता है स्पेस प्रोडक्ट को, सर्विसेज को और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। अब कुछ देख लेते हैं स्पेस स्टार्टअप इंडिया में क्या क्या है। तो कुछ कुछ स्टेट स्टार्टअप भी है, उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ, 2012 में। और इसका काम क्या है, फोकस किसके ऊपर है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड सर्विस। देन बेलात्रिक्स एरोस्पेस है 2015 का, सैटेलाइट प्रोपल्सन सिस्टम और टेक्नोलॉजीज में। देन अध्या एरोस्पेस है, आध्या एरोस्पेस, ये 2016 में आया। तो इसका काम क्या है, फोकस किसके ऊपर है, सैटेलाइट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च व्हीकल और प्रोपल्सन के ऊपर। देन अग्निकुल कॉस्मोस जो है 2017 का, तो ये डेवलप क्या करता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, याद रखना है अग्निकुल कॉस्मोस। देन मनास्तु स्पेस जो है 2017 का है। तो इसका काम क्या है, फोकस है इसका ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस इंक्लूडिंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल, रिफ्यूलिंग स्टेशन एंड डी ऑर्बिटिंग सॉल्यूशन। देन स्काई रूट एरोस्पेस जो है 2018 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका भी क्या फोकस है, डेवलप करना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज। देन सैटेलाइट 2018 में इसका क्या फोकस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रिलेटेड सर्विसेज में। देन पिक्सल 2019 का, तो इसका क्या फोकस है, बिल्डिंग अ कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो ये कुछ स्पेस स्टार्टअप है। अब देख लेते हैं जो लॉन्च व्हीकल है, तो टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स बाय इसरो। तो समझते हैं लॉन्च व्हीकल क्या है और कितने तरह का लॉन्च व्हीकल अपने पास है। तो लॉन्च व्हीकल जो है ये क्या है, रॉकेट पावर्ड व्हीकल है। क्या है ये, रॉकेट पावर्ड व्हीकल। ये इसका काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पेस क्राफ्ट को बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, के अर्थ के एटमॉस्फेयर से बियॉन्ड लेकर के जाता है स्पेस क्राफ्ट को, ठीक है। आइदर ऑर्बिट में लेकर के जाता है, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, और टू अनदर डेस्टिनेशन इन आउटर स्पेस, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, लॉन्च व्हीकल क्या है, ये एक व्हीकल है, रॉकेट पावर्ड व्हीकल होता है जो कि स्पेस क्राफ्ट को बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर लेकर के जाता है। या तो अर्थ के ऑर्बिट में लेकर के जाएगा या तो जो डेस्टिनेशन है आउटर स्पेस में वहाँ पे। तो अब लॉन्च व्हीकल क्या क्या है इंडिया में देखते हैं। तो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल SSLV अगर हम देखें तो इसका स्टेज कैसा होता है, 3 स्टेज होता है, सॉलिड और लिक्विड। और जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसमें 4 स्टेज होता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। तो ये 4 स्टेज होता है।
SSLV में होता है सॉलिड सॉलिड और लिक्विड, और PSLV में होता है सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉलिड, ठीक है। देन हमें और देखने के लिए क्या मिलता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3। तो इसमें स्टेज कितना होता है, 3 होता है, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सॉरी ये Mark 2 है, ठीक है, जिसमें कि 3 स्टेजेस है, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक। और जो Mark 3 है इसमें भी 3 स्टेजेस है, LMB3 इसको कहा जाता है Mark 3 को, ठीक है। तो इसमें भी लिक्विड सॉलिड और क्रायोजेनिक स्टेज है। देन पेलोड अगर कैपेसिटी देखें तो स्मॉल, नाम से ही पता है, तो इसका पेलोड कैपेसिटी कम होगा, तो 10 to 500 kg है। 1750 kg जो है लो अर्थ ऑर्बिट में, देन 1425 kg जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, ठीक है, कितना है 1425 kg है। और इसका GSLV Mark 2 का कितना है 2250 kg, ठीक है, एंड 6 टन लो अर्थ ऑर्बिट में 6 टन, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 2250 kg। एंड जो LMB है तो ये 4 टन GTO में और 8 टन लो अर्थ ऑर्बिट में। तो धीरे धीरे पेलोड कैपेसिटी जो है बढ़ता जा रहा है। देन अगर ऑर्बिट में देखें तो SSLV लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, और PSLV सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, हर तरीके के ऑर्बिट में PSLV जा सकता है। देन जो Mark 2 है GSLV Mark 2, तो ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में, और Mark 3 भी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट में। देन डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें कि SSLV क्या काम है इसका, तो ये इंडिया का स्मॉलेस्ट लॉन्च व्हीकल है, और इसको डिज़ाइन किया गया है स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और सक्सेसफुली लॉन्च किया गया फर्स्ट मिशन 2022 में। देन PSLV ये इंडिया का वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल है, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है काफ़ी सारा न्यूमरस सैटेलाइट इसके द्वारा, ठीक है, इंक्लूडिंग तो चंद्रयान 1 है, एंड सेवरल कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को इसके द्वारा PSLV के द्वारा भेजा गया है। देन जो GSLV Mark 2 है, तो ये कैपेबल है, ये लॉन्च कर सकता है हैवी सैटेलाइट को इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज का यूज़ करके हैवी सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है, और सक्सेसफुली इसके हेल्प से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। देन जो GSLV ठीक है Mark 3 है, LMB3 जिसको हम कहते हैं, तो ये सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, और सपोर्ट करता है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है, इसी के ऊपर हम करने वाले हैं। और सक्सेसफुली चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 एंड गगनयान को जो है इसके द्वारा जो है चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 हुआ है, गगनयान भी इसके थ्रू होने वाला है, ठीक है। देन रॉकेट टेक्नोलॉजी, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में अगर देखें GSLV वेरिएंट क्या है, GSLV MK2 जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो GSLV MK2 में 3 स्टेज होता है, सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर क्रायोजेनिक होता है, और ये इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, ठीक है। देन GSLV MK3 LMB3, तो ये क्या है, इंडिया का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, इसमें 3 स्टेज होता है, सॉलिड, देन लिक्विड, देन क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है। गगनयान के लिए इसको जो है यूज्ड फॉर गगनयान और चंद्रयान मिशन के लिए। सो साउंडिंग रॉकेट्स क्या है, अब समझते हैं साउंडिंग रॉकेट को। तो ये सिंगल और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट होता है। ये क्या करता है, कैरी करता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को कैरी करता है, करके ले जाता है अपर एटमॉस्फेयर में। इसको यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक, आयनोस्फेरिक और स्पेस रिसर्च के लिए। अर्ली डेवलपमेंट अगर देखें तो M100 बाय रसिया, देन सेंचुरी फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया था अर्ली 1960s में। देन इंडिया का अगर बिगनिंग देखें तो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट इंडिया का नाइकी अपाचे। सो लॉन्चिंग साइट क्या है, थुम्बा, थिरुवनंतपुरम, और मार्क द स्टार्ट ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो यहीं से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम का हम कह सकते हैं शुरुआत हुआ, ठीक है, याद रखना है, नाइकी अपाची 1963। देन रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम, तो RSR प्रोग्राम क्या है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में, और ये कंसोलिडेट किया जितना भी साउंडिंग रॉकेट एक्टिविटीज़ है इंडिया में उसको। देन पेलोड कैपेसिटी 8 to 100 kg, पर्पस क्या है, एटमॉस्फेयर का स्टडी करना, आयनोस्फेयर का और सोलर रेडिएशन का। देन रॉकेट फ्यूल और प्रोपेलेंट को समझते हैं। रॉकेट फ्यूल क्या है, तो ये क्या है, प्रोपेलेंट है दैट प्रोवाइड थ्रस्ट टू ओवरकम अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। सिंपल
अगर लैंग्वेज में हम कहें तो सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस, रॉकेट का फ्यूल क्या है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जो है रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाया जाता है। ठीक है, फ्यूल का क्या काम है कि ये किसी भी चीज़ को चलने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसरो का डर्टी कॉम्बो, ठीक है, डर्टी कॉम्बो किसको कहते हैं, तो इसमें होता है UDMH, अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, ये फ्यूल है। देन नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड ऑक्सीडाइजर, तो ये जो है इसरो का डर्टी कॉम्बो है। ये हाईली टॉक्सिक एंड कोरोसिव होता है और इसका यूज़ किस में किया जाता है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम में यूज किया जाता है। देन प्रोपेलेंट सिस्टम क्या है, तो प्रोपेलेंट कहने का मतलब यहाँ पे केमिकल मिक्सचर होता है फ्यूल का और ऑक्सीडाइजर होता है। ठीक है, तो फ्यूल क्या करता है, फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है जो कि बर्न होता है, और ऑक्सीडाइजर क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन। और मिक्सचर रेशियो क्या होता है, तो मिक्सचर रेशियो होता है प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीडाइजर टू फ्यूल। ठीक है, तो ये प्रोपेलेंट सिस्टम में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है। तो कितने तरीके का प्रोपेलेंट सिस्टम होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और हाइब्रिड होता है। तो लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम जब हम कह रहे हैं तो इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो है सेपरेटली स्टोर रहता है, और पंप कैसे होता है, पाइप के थ्रू, वाल्व्स के थ्रू और टर्बो पंप्स के थ्रू। तो ये क्या होता है, मिक्स होता है एंड बर्न होता है इन कंबशन चैम्बर में। देन क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्या होता है, तो ये लिक्विफाइड गैसेस होता है और ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। तो फ्यूल इसमें देखें तो लिक्विड हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीडाइजर लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ये लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में होता है। देन देखते हैं इंडिया का हैवी रॉकेट्स एंड रबर, तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो HTPV जो है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, तो ये क्या है, रबर लाइक पॉलीमर है और ये फ्यूल की तरह और बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो HTPV का यूज़ कहाँ है, PSLV स्टेजेस में, GSLV LMB3 में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड्स अमोनियम परक्लोरेट को। ठीक है, ये बाइंड करता है और ये प्रोवाइड करता है एक्सप्लोसिव थ्रस्ट ड्यूरिंग लिफ्ट ऑफ। देन क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, तो ये क्या करता है, क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का यूज़ करता है। ठीक है, गैसेस जो कि लिक्विफाइड होता है और स्टोर किया जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में। तो कॉमन कॉम्बिनेशन इसमें क्या मिलता है, लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजर। तो एडवांटेज क्या है कि हायर इफिशियंसी ये प्रोवाइड करता है देन सॉलिड और अर्थ स्टोरेबल जो लिक्विड प्रोपेलेंट है, तो उससे हायर इफिशियंसी ये देता है और ग्रेटर थ्रस्ट प्रोवाइड करता है पर kg ऑफ प्रोपेलेंट, और हायर स्पेसिफिक इम्पल्स इसका होता है। देन एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को यूज़ करता है एटमॉस्फेयर से फॉर फ्यूल कंबशन। ठीक है, फ्यूल को कंबशन करने के लिए ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को लेता है, इसीलिए एयर ब्रीदिंग इंजन। ये कोई जो है कैरी नहीं करता, ऑन बोर्ड ऑक्सीडाइजर इसके साथ नहीं होता। जैसे हमने देखा कि हाँ ठीक है हर जगह ऑक्सीडाइजर है, पर यहाँ पे ऑक्सीडाइजर नहीं है, ये एटमॉस्फेयर से ही लेता है ऑक्सीजन को। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए कि टर्बो जेट हो गया, टर्बो प्रॉप हो गया, रैम जेट हो गया, पल्स जेट हो गया, तो ये सब कुछ हो गया। देन एयर ब्रीदिंग इंजन कितने तरीके का होता है समझते हैं, तो एक हुआ रैम जेट, ठीक है, देन स्क्रैम जेट, देन डुअल मोड रैम जेट। तो समझते हैं ये रैम जेट क्या है, तो यहाँ पे कोई रिवॉल्विंग कंप्रेसर नहीं है। ठीक है, कंप्रेसेस इनकमिंग एयर ड्यू टू हाई फॉरवर्ड स्पीड। तो जो हाई फॉरवर्ड स्पीड होता है इसका, तो वो क्या करता है, कंप्रेस करता है इनकमिंग एयर को, और ये इफिशिएंट है सुपरसोनिक स्पीड में। तो ये हुआ रैम जेट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये ऑक्सीडाइजर का यूज़ नहीं हो रहा है एयर ब्रीदिंग इंजन में, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन को ले रहा है फ्यूल कंबशन के लिए। देन स्क्रैम जेट में क्या हो रहा है कि कंबशन अकर हो रहा है जब सुपरसोनिक एयर फ्लो हो रहा है। तो ये बहुत ही जो है स्पीड पे चलता है, हाइपर स्पीड में ये चलता है, मतलब कि 5 से मैक 5 से भी ज़्यादा स्पीड पे ये चलता है। ठीक है, मोर देन 5 मैक से भी ज़्यादा ये स्पीड पे चलता है। देन सुपीरियर टू रैम जेट एट वेरी हाई स्पीड। तो ये क्या है, रैम जेट से सुपीरियर है स्क्रैम जेट। तो इंडियन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, देन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये सब कुछ है। ठीक है, ये क्या है, स्क्रैम जेट है। देन डुअल मोड रैम जेट, इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑपरेट करता है ये रैम जेट प्लस स्क्रैम जेट में, और ये
कहाँ पे इफिशिएंट है, कितने स्पीड में, कितने रेंज में, तो मैक 4.4 to 8 रेंज में ये इफिशिएंट है और ये अलाउ करता है ट्रांजिशन फ्रॉम सबसोनिक टू सुपरसोनिक कंबशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि रैम जेट इफिशिएंट है सुपरसोनिक कंबशन में, यहाँ पे स्क्रैम जेट के में हमने देखा हाइपरसोनिक स्पीड है इसका, और ये जो है हम देख रहे हैं कि सबसोनिक टू सुपरसोनिक कंबशन में ट्रांजिशन अलाउ है। एग्जाम्पल ये क्या है, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम। ठीक है, तो अगर स्पीड का रेंज देखें तो सबसोनिक में कितना स्पीड होता है, मैक नंबर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका स्पीड 0.8 से भी कम होगा। ठीक है, देन ट्रांससोनिक में 0.8 से 1.2, देन सुपरसोनिक में 1.2 मैक से 5 मैक तक होगा। ठीक है, सुपरसोनिक में कितना तक होगा, 5 मैक तक, और हाइपरसोनिक में 5 to 10 तक मैक तक होगा, और हाई हाइपरसोनिक में 10 to 25 मैक तक होगा। तो याद रखना, हाइपरसोनिक में कितना, 5 to 10, सुपरसोनिक 1.2 to 5, ट्रांससोनिक 0.8 to 1.2, और सबसोनिक में 0.8 से कम। तो ये ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को। अब देखते हैं इसरो का कौन कौन सा सैटेलाइट है। ठीक है, अब और थोड़ा देख लेते हैं ये चैप्टर है कितना बड़ा। यस, अभी है बट इसको फिनिश करना है। अब देखते हैं इसरो का सैटेलाइट क्या क्या है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का अगर नेम देखें कम्युनिकेशन में CMS-01 है, GSAT-7A है जिसको एंग्री बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और GSAT-11 है। ठीक है, तो ये 2017 में इसको लॉन्च किया गया था वेरियस कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग के लिए। देन जो GSAT-7A है इसको लॉन्च किया गया 2018 में। ये प्रोवाइड करता है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया। देन जो GSAT-11 है इसको 2018 में लॉन्च किया गया है और ये ऑफर करता है हाई थ्रू आउट ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, वेरियस एप्लीकेशन इसका है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए ये तीन है, क्या है, CMS-01 है, GSAT-7A एंग्री बर्ड, GSAT-11। देन अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए OceanSat है और RESAT-2 है, OceanSat-3, RESAT-2। तो इसको 2022 में लॉन्च किया गया है और ये स्टडी करता है ओशन को, एटमॉस्फेयर को, डेटा प्रोवाइड करता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। देन रीसेट क्या है, ये है रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ये 2019 में लॉन्च किया गया है। ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के लिए। देन सैटेलाइट नेविगेशन, नेविक है। ठीक है, नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टिलेशन, तो ये इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि एक्यूरेट पोजीशनिंग प्रोवाइड करता है एंड टाइमिंग सर्विसेज टू यूज़र इन इंडिया एंड द सराउंडिंग रीजन। ठीक है, सराउंडिंग रीजन के लिए भी है। देन सन स्टडीज़ जो है इसके लिए हमारे पास क्या है, आदित्य L1 है, सोलर मिशन है जिसको कि 2023 में लॉन्च किया गया है ताकि सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है और सोलर विंड है उसको स्टडी किया जा सके। और सोलर मिशन जो है ये कहाँ प्लेस्ड है, L1 पे प्लेस्ड है, लांगराज पॉइंट, टू ऑब्जर्व सन्स कोरोना एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सन्स एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम या मंगलयान। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये इंडिया का पहला जो है इंटरप्लेनेटरी मिशन है, लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2019 में। लॉन्च व्हीकल PSLV C-25। ठीक है, और या मार्स ऑर्बिट में इसको इंसर्शन करना था और कब हुआ, 2014 में। सिग्निफिकेंस क्या है, तो फर्स्ट एशियन कंट्री है जो कि मार्च पे हम लोग पहुंच सके, और फोर्थ कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो पहले USA, रसिया, यूरोप, तो इनके बाद हमारा 4th नंबर है, और फर्स्ट एशियन कंट्री है टू रीच मार्स। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो स्टडी मार्शियन एटमॉस्फेयर। तो आखिर मार्स में क्यों गए, ताकि मार्शियन एटमॉस्फेयर को पढ़ सके, स्टडी कर सके, और स्टडी कर सके सरफेस फीचर्स, मिनरोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को, और डेवलपमेंट हो सके इंटरप्लेनेटरी मिशन टेक्नोलॉजीज। देन वीनस के लिए कौन सा मिशन है, शुक्रयान-1 वीनस के लिए है। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड मिशन है वीनस के लिए, और लॉन्च व्हीकल क्या है, GSLV Mk2। तो
ऑर्बिटर जो है अप्रॉक्स कितना है 2500 केजी स्पेस क्राफ्ट, और ये ऑर्बिट करेगा वीनस को फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी करेगा सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, और अंडरस्टैंड करेगा जो विनोसियन क्लाइमेट है कि वीनस का क्लाइमेट और इवोल्यूशन कैसे हुआ, और एक्सप्लोर करेगा जो एक्टिव वॉल्केनिज्म और सिस्मिक एक्टिविटी है उसको। तो क्या नाम है, शुक्रयान-1। ठीक है। इंडिया का मिशन मून पे काफ़ी सारा मिशन है, तो देख लेते हैं। जो चंद्रयान-1 है 2008 में सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन है, और ये जो है लूनर ऑर्बिट में पहुंचता है कब, 21 दिन के लॉन्च के बाद, और कंप्लीट करता है ये कितना ऑर्बिट, 3400 ऑर्बिट अराउंड द मून। और चंद्रयान-1 से हमें क्या क्या पता चलता है, वाटर डिटेक्ट होता है, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल लूनर सरफेस पे। ठीक है। और नवंबर 2008 में फिर क्या होता है कि एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर जो है ये फेस करता है, और लास्ट कांटेक्ट होता है अगस्त 2009 में। ठीक है। तो ये फर्स्ट लूनर मिशन होता है, याद रखना 2008 में चंद्रयान-1। देन चंद्रयान-2 जो इंडिया का सेकेंड लूनर मिशन है, तो यहाँ पे होता क्या है कि सॉफ्ट लैंडिंग फेलियर हो जाता है और सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाता है, और जो लैंडर और रोवर है तो ये क्या हो जाता है, माल फंक्शन हो जाता है ड्यूरिंग फाइनल डिसेंट, जब फाइनली वो डिसेंट कर रहा होता है, और लूनर सरफेस पे क्रैश लैंडिंग हो जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाता है। तो की पॉइंट क्या है कि जो ऑर्बिटर है ये कंटिन्यू फंक्शन कर रहा है नॉर्मली, और प्रोवाइड कर रहा है हाई रेजोल्यूशन लूनर डेटा। जो ऑर्बिट करके क्या कर रहा है, ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, और रेजोल्यूशन लूनर डेटा, हाई रेजोल्यूशन लूनर डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो मॉम जो है मंगलयान मिशन, इसको PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था, GSLV नहीं। चंद्रयान-2 पार्शियली सक्सेसफुल था। शुक्रयान जो है एक ऑर्बिटर मिशन है, ये लैंडर नहीं है, ये ऑर्बिट करेगा। देन PSLV जो है प्रीफर्ड फॉर लाइटर इंटरप्लेनरी मिशन। ठीक है, प्लेनेटरी मिशन। देन चंद्रयान-3 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो ये जो फॉलो ऑन मिशन था चंद्रयान-2 के बाद, क्योंकि चंद्रयान-2 जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, ये क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, कि कैसे जो है यहाँ से स्टार्ट हो करके सॉफ्ट लैंडिंग हमें करना है। ठीक है, ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग एंड रोविंग ऑन लूनर सरफेस। तो मिशन कंपोनेंट में क्या क्या था, प्रोपल्सन मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो लैंडर हैज़ सोलर पैनल ऑन 4 साइड। तो जो लैंडर था उसमें क्या था, सोलर पैनल था। तो चंद्रयान-2 लैंडर हैज़ पैनल्स ऑन 2 साइड। और ये याद रखना है कि यहाँ पे जो चंद्रयान-2 था तो उसमें लैंडर में के पास 2 साइड में पैनल था, और इसका पैनल जो है 4 साइड में था। देन लॉन्च और लैंडिंग अगर देखें तो 14 जुलाई 2023 में ये लॉन्च हुआ। लॉन्च साइट क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, और एंटर किया ये लूनर ऑर्बिट में 5 अगस्त 2023 को, और सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। कब हुआ, 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। और जो लैंडिंग साइट है नियर साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल के पास लैंड हुआ। देन कुछ जो डिटेल्स है, टोटल मास कितना था, 3900 kg। प्रोपल्सन मॉड्यूल अगर देखें तो 2148 kg, और लैंडर और रोवर का वेट कितना था, 1752 kg। सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम लोग जो है सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए नियर लूनर साउथ पोल रीजन, और फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है साउथ पोलर रीजन में। ठीक है, लूनर साउथ पोलर रीजन में। तो यहाँ पे हमारा लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लूपेक्स चंद्रयान-5। ठीक है, लूपेक्स या चंद्रयान-5। तो मिशन का नेम क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, और इसको ऑल्सो रेफर्ड एज चंद्रयान-5। तो नेचर कैसा है मिशन का, तो जॉइंट इसरो और जाक्सा दोनों के द्वारा किया जाएगा इस मिशन को। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सप्लोर करना मून के साउथ पोलर रीजन को, और जो है वाटर प्रेजेंस है या वाटर जो प्रेजेंस है या नहीं। क्या चंद्रयान-1 में तो पता ही चला कि ठीक है वाटर है, तो वाटर जो प्रेजेंस है तो उसको स्टडी करना, और अदर लूनर रिसोर्सेज को स्टडी करना। तो लॉन्च व्हीकल क्या रहेगा, जापान का H3 रॉकेट रहेगा। टाइमलाइन जो है टारगेट लॉन्च 2025। और मिशन कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो लैंडर को डेवलप किया जाएगा इसरो के द्वारा, और रोवर को डेवलप किया जाएगा जाक्सा के द्वारा। ठीक है, देन साइंटिफिक पेलोड्स अगर देखें
तो क्या किया जाएगा यहाँ पे, मेजर वाटर कंटेंट इन लूनर रेगोलिथ, ठीक है, ड्रिल एंड सैंपल लूनर मटेरियल्स, कंडक्ट इन सीटू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे होगा। बेसिकली जो भी जो है मून में क्या क्या मटेरियल है, वाटर कंटेंट है, क्या रिसोर्सेज है, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अगर देखें तो क्या क्या यहाँ पे होगा, इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम नासा एंड ईएसए। सिग्निफिकेंस क्या है वही अंडरस्टैंड करना कि वाटर कितना है मून में, क्या है इन्हें, और फ्यूचर इनेबलिंग फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एंड एडवांस जो है डीप स्पेस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में एडवांसेस फ्यूचर में हो पाए। ओके, तो चंद्रयान 3 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है। देन लूपेक्स का फोकस किसके ऊपर है, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के ऊपर है, सिर्फ ये लैंडिंग के ऊपर नहीं है। और ये कैसे जाएगा, जापान के H3 से, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं H3 रॉकेट से लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, इस लॉन्च व्हीकल से जाएगा। देन गगनयान मिशन, तो इंडिया का ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। तो एम क्या है कि लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमन को भेजना। और प्लैंड फ्लाइट अगर देखें तो 3 मिशन जो है टोटल है, जिसमें कि 2 जो है अनक्रू मिशन होगा और 1 होगा क्रू मिशन, की क्रू को भेजा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को हम लोग डेवलप कर पाए और कंडक्ट कर सके माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट को। तो इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा गगनयान से, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स कौन कौन है इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये सारे लोग जो हैं जाएंगे, ठीक है। तो की मिशन डिटेल्स अगर देखें तो लॉन्च व्हीकल क्या यूज़ किया जाएगा, GSLV MK3, ठीक है, या LMB3 को। ऑर्बिटल मॉड्यूल अगर देखें तो क्रू कैरिंग स्पेसक्राफ्ट। मिशन प्रोफाइल देखें, ऑर्बिट कहाँ पे जाएंगे तो लो अर्थ ऑर्बिट में 300 to 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। ड्यूरेशन कितने दिनों के लिए, 5 to 7 डेज। और इसमें जो है 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट और इंक्लूडिंग 1 वीमेन, ठीक है, याद रखना है। देन मिशन प्रिपरेटरी टेस्ट अगर देखें तो क्या क्या किया जा रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, टेस्ट पैरासूट एंड डिसेलरेशन सिस्टम्स। देन टेस्ट व्हीकल मिशन टेस्ट करता है ये अबॉर्ड सिस्टम और लॉन्च परफॉर्मेंस को। देन पैड अबॉर्ड टेस्ट, ठीक है, तो ये इंश्योर करेगा क्रू के सेफ्टी को वेरियस ऑल्टीट्यूड्स पे। देन वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी, क्योंकि क्रू का रिकवरी जो है क्रू रिकवरी ट्रायल विथ इंडियन नेवी, तो ये सब जो है अभी चल रहा है, टेस्ट जो है ये सब हो रहा है। देन मिशन टाइमलाइन अगर देखें तो अनक्रू मिशन को कब किया जाने का बात है, फर्स्ट बाय एंड ऑफ 2024 एंड नेक्स्ट फिर 2025 में और अर्ली 2026 में इसको किया जाएगा। और क्रू मिशन जो है तब ये सब कुछ जब प्रॉपर अनक्रू मिशन को चेक कर लिया जाएगा, देन फाइनली क्रू मिशन फाइनल जो मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो है भेजा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट को डेजिग्नेट किया गया है, इन सारे लोगों को डेजिग्नेट किया गया है, तो इन्हीं में से जाएंगे, जिसमें से एक विमेन भी होंगी, ठीक है। देन जेमिनाई क्या है, इसका फुल फॉर्म समझते हैं, गगन इनेबल्ड मैरियनर इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो नेचर क्या है, पोर्टेबल सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस है ये, ठीक है, ये गूगल का जेमिनाई नहीं है, ये क्या है, पोर्टेबल सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। कनेक्टिविटी, ये कनेक्ट्स टू इसरो सैटेलाइट। कवरेज क्या है, अप टू 3 नॉटिकल माइल्स तक इसका कवरेज रहेगा। यूज़ किस लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कम्युनिकेशन स्टॉर्म के टाइम या सुनामी के टाइम, और यूजफुल होगा रिमोट एरियाज के लिए और सीज के लिए। देन गगन अगर देखें, गगन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, गगन क्या है, GPS एडेड GEO ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन है, ये इंडिया का सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है, डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा प्लस एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है इसका, इनहेंस GPS एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी, क्रिटिकल फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है,
गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में, मैरीटाइम नेविगेशन, रेलवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो सैटेलाइट नेटवर्क क्या यूज़ होगा यहाँ पे, जीसैट सैटेलाइट का यूज़ होता है। तो लिमिटेशन अगर देखें तो इसमें कुछ लिमिटेशन भी है कि वन वे कम्युनिकेशन ओनली, और इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है वॉइस कॉल के लिए। तो ये याद रखना है। गगन क्या है, जीपीएस एडेड जीईओ ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन है। ये इंडिया का सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है। इसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है ताकि जो है जीपीएस एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को इन्हेंस किया जा सके। सिविल एविएशन सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो जो याद रखना है कि गगनयान, गगन और जेमिनाई ये सब कुछ अलग है। गगन इंप्रूव करता है जीपीएस को, ठीक है। गगनयान नहीं समझ लेना है गगन को, और नेविक जो है नेविगेशन सिस्टम है, जेमिनाई कम्युनिकेशन है, नेविगेशन नहीं है। और LMV-3 क्या है, ह्यूमन रेटेड फॉर गगनयान। देन मिशन शक्ति, ठीक है। तो इसको देखते हैं मिशन शक्ति क्या है। तो ये इंडिया का फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है, और डेट अगर हम देखें तो 27 मार्च 2019 इसको कंडक्ट किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा। लॉन्च साइट क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा, ठीक है। मिशन शक्ति सिग्निफिकेंस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का कैपेबिलिटी इन स्पेस वॉरफेयर और स्पेस डिटरेंस, और मेड इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विथ ASAT कैपेबिलिटीज, की हमारे पास ASAT कैपेबिलिटीज है। ये क्या है, फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, ठीक है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट ये है मिशन शक्ति। कहाँ से किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, उड़ीसा। देन जो है टारगेटेड सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में टारगेट किया गया। और टेस्ट जो है इम्फेसाइज कर रहा है मिनिमल स्पेस डेब्रिस जनरेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है। देन एक्सपोसेट, एक्सपोसेट का फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें क्या पर्पस है इसका, तो स्टडी पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे इमिशन फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडी। तो ये एक्सरे इमिशन को स्टडी करेगा, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ एक्सरे इमिशन, सेलेस्टियल बॉडी से जो भी एक्सरे का इमिशन हो रहा है उसको ये स्टडी करेगा। तो एक्सरे के बारे में है ये, और ये हेल्प करता है किस चीज़ को समझने में, रेडिएशन मैकेनिज्म और जियोमेट्री को समझने में। लॉन्च कब किया गया, 1 जनवरी 2024। लॉन्च व्हीकल है PSLV C58, ठीक है। किस ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में। कितना ऑल्टीट्यूड, लगभग 650 किलोमीटर। और मिशन लाइफ अगर हम देखें तो एटलीस्ट 5 ईयर के लिए, ठीक है।